નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં આપનું સ્વાગત છે। લોકમંચમાં આજે ચર્ચા કરી રહ્યા છે 2021નું વર્ષ છે, ચૂંટણીનું વર્ષ જોવા મળી રહ્યું છે અને 5 રાજ્યોની અંદર વિધાનસભાની આ ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભલે એક તરફ કોરોના કાળ જોવા મળી રહ્યો છે, પણ કોરોના કાળમાં બિહારમાં સૌથી પહેલું એક ઉદાહરણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું કે કોરોના કાળમાં પણ બિહારની જે ચૂંટણી સરળતાપૂર્વક કે સફળતાપૂર્વક થતી હોય તો પશ્ચિમ બંગાળ હોય, તમિલનાડુ હોય, કેરળ હોય કે આસામ હોય કે જ્યાં પણ ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છે પશ્ચિમ બંગાળને લઈને, કારણ કે પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે અમિત શાહની ઉપસ્થિતિમાં ભાજપનું ઘોષણાપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે। આ ચૂંટણી ઢંઢેરા પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને ચૂંટણી ઢંઢેરો કેટલો મહત્વનો સાબિત થઈ શકે છે, કારણ કે અમિત શાહનું કહેવું છે કે જ્યારથી ભાજપ સરકારમાં આવી છે ત્યારથી ચૂંટણી ઢંઢેરાનું મહત્વ દેશભરમાં વધી ગયું છે। ભાજપ શાસિત જેટલા પણ રાજ્યો છે ત્યાં પણ ચૂંટણી ઢંઢેરા પર વધારે ફોકસ અને ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે અને એ પ્રમાણે કામગીરી પણ કરવામાં આવી રહી છે તેવું અમિત શાહનું કહેવું છે। મારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા છે वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता અને हर्षवर्धन पांडे के जो राष्ट्रीय राजकीय विश्लेषक है। आप दोनों का स्वागत है चर्चा में। नमस्कार जी आलोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल हिंसा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हर बार, लेकिन इस बार जो हुआ है वो भी, और उसके नजरिए से ये जो बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, कितना इफेक्टिव लग रहा है आपको? ये मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही पश्चिम बंगाल के लिए बहुत एक ऐतिहासिक टाइम है, हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ पश्चिम बंगाल जी। मैंने कई सालों से, मतलब कहिए कि आप जीवन के बाद से भी लगातार कवर करता रहा हूँ पॉलिटिक्स, और जी। हिसाब से देखें कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब पार्टी आई। वैसे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहीं के थे, हाँ बिल्कुल, उस समय भी कई लोग चुन के आए थे शुरू में हमारे जी। मैंने उनकी पार्टी के। लेकिन आज जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर खुद, पहली बात ये है कि आज प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ थे बांकुड़ा में। हाँ यस, सही बात है। ने भी जो रैली की उसमें जो उत्साह देखने को मिला जी। मैनिफेस्टो पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अभी से लोगों में जो अपेक्षा है, और इसलिए इस घोषणा पत्र में जो सबसे पहले महिलाओं का, आप भी जानते हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो या कहीं भी आदिवासी इलाके हो जी, महिलाओं का सबसे अधिक समर्थन चाहे ममता जी को भी मिला था, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस को भी इंदिरा गांधी की तरह मिलता था जी। आज वही समर्थन जो मिल रहा है, इसलिए घोषणा पत्र में जो 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कहा गया, यस यस, ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए उठाया। ममता जी खाली कहती थी वहां न रोजगार देती थी, आरक्षण की बात दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये उद्योग के साथ में जो आर्थिक विकास का एक बड़ा मुद्दा मानता हूँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जी, इसे मानता हूँ कि ये पश्चिम बंगाल के लिए, जहाँ कम्युनिस्टों ने 35 साल राज किया, बिल्कुल कम्युनिस्टों का वहां सफाया, और कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है, और पार्टी में ममता जी से ही सीधी टक्कर है जी जी जी। सबसे बड़ी बात यह है, या किसानों के लिए या और लोगों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, हाँ बिल्कुल, ऐसा मानना है कि ये घोषणा पत्र बंगाल के कायाकल्प के लिए वायदा भी है। सही बात है। अच्छा, सीए के लिए कहा गया, दूसरा पॉइंट है, उसके बाद तो और हर्षवर्धन जी कहेंगे जी जी जी। मैं एक बात और, सीए वाली बात जो सबसे विवादास्पद रही थी जी, उसमें भी देखिए जो वैधानिक रूप से रह रहे हैं उन पर आपत्ति नहीं है जी, इसलिए उनको वो जाते ही सरकार में आने के बाद पहला फैसला 33% महिलाओं के लिए, हाँ बिल्कुल, और दूसरा सीए लागू करने का भी पब्लिकली मैनिफेस्टो में अनाउंस किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो वहां पर ऐसे लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान, जहां से भी वहां से आ गए थे हमारे भाई, जिनको वैधानिक रूप से वहां नहीं माना गया है, सही है, नागरिकता का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये सब गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और कई नेताओं ने, बीजेपी ने स्पष्ट किया है, पहले से वैधानिक रूप से वो अल्पसंख्यक हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सही है, उनको निकाला नहीं जाएगा। बिल्कुल, मतलब क्योंकि खास करके गुजरात भी ऐसा सेंसिटिव स्टेज रहा है, हमारे चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ कि संकल्प सरकार का ये का मतलब ये है कि जो भी वहाँ वैधानिक रूप से है उनको वैधानिक नागरिकता मिलेगी। सही बात है। वैधानिक है उनको अधिकार नहीं रहेंगे, और वो भी वीसा लेकर के जो रहना चाहे अलग बात, ठीक है, अल्पसंख्यक जिस समुदाय के भी होंगे, बिल्कुल, वैधानिक रूप से पहले से मान लो 25 साल से नागरिक है और उनके पास संवैधानिक पत्र है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको कहीं निकाला नहीं जाएगा। सही बात है। ये जो भ्रम विरोधी पार्टी फैलाते थे कि लोगों को निकाल देंगे, हाँ यस, ओवैसी टाइप के लोग जो जाते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है, ये भी स्पष्ट किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हर्षवर्धन जी, जैसे कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य है पूरे देश भर में, वहां पे सरकारी जो नौकरियां होती है उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन मिले कि ना मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने चुनावी जो पत्र डिक्लेयर किया उसमें ये घोषणा की है, और पीजी तक मुफ्त पढ़ाई करने का भी दावा किया हुआ है। कितना इफेक्टिव रहेगा, क्या लग रहा है आपको?
ये जैसा कि आलोक जी ने कहा है, उन्होंने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैं इसमें कुछ चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसा कि बीजेपी का जो ये जो मैनिफेस्टो आया है, ये एक तरह से ऐतिहासिक है बंगाल के भविष्य के लिए भी, और जिस तरह से वहां पे कम्युनिस्टों का शासन रहा उसको देखते हुए, और ममता बनर्जी का के बारे में कल भी मैंने आपके चैनल पे कहा था कि सबसे बड़ी बात जो बंगाली अस्मिता है उसको कैश करने की कहीं ना कहीं कोशिश जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। और ममता दीदी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो आपका महिलाओं को लेकर है, और ग्रामीण अंचल में बहुत बड़ा प्रभाव ममता दीदी का। तो कहीं ना कहीं इसको कैश करने की एक योजना इस संकल्प पत्र सुनार बंगला के तहत जो है देखने को हमें मिलती है। और इसमें जो है केजी से पीजी तक सबसे बड़ी बात जो है महिलाओं के लिए जो है मुफ्त पढ़ाई की बात की गई है। दूसरी बात, दिल्ली में केजरीवाल जी ने देखा कि जिस तरह से फ्री बस सेवा वाला चालू किया है, तो ये भी बात की गई है कि महिलाओं को जो है मुफ्त यात्रा जो है दी जाएगी। तीसरी बात जो आलोक जी ने अभी बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जो ये नागरिकता कानून है, इस पर भी बात भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने इस घोषणा पत्र में की है। इसके अलावा जो है किसान सम्मान निधि जो है एक बहुत बड़ी बात आज के इस घोषणा पत्र में हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा तस्करी जो एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पे बंगाल में, इसकी भी बात की गई है, और इसको रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाने की बात जो है आज अमित शाह द्वारा वहां पे की गई है। इसके अलावा हम देखें सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा, इसको जो है बंगाल के फलक पर ऐतिहासिक बनाने की बात। अच्छा हर्षवर्धन जी, वैसे तो मेरा पहला सवाल ये रहता था कि चुनावी जो घोषणा पत्र डिक्लेयर करती है कोई भी जो पार्टी होती है, वो पार्टी जो है उससे कितने वोटर्स प्रभावित होते कि नहीं होते, पहला सवाल। अगर होते हैं तो जो बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र है उससे कौन से वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं ममता दीदी का जो वोट बैंक है वो महिलाओं का बहुत बड़ा वोटर जो है वो है, तो कहीं ना कहीं इसको कैश करने की भारतीय जनता पार्टी की जो है ये योजना इसमें दिखाई दे रही है। और सबका साथ सबका विकास जिसकी बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा करते रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है एक तरह से इसमें घोषणा पत्र में देखने को हमें मिलती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत की भी जो बात है, एक बहुत बड़ी योजना जो है ये है देश भर में चल रही है, इसकी भी बात भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने इस घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा आईआईटी है, आईआईएम है, इनकी तर्ज पे जो है 5 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय, यहाँ तक कि शौचालय और साफ पानी की भी बात भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस घोषणा पत्र में की गई है। तो कहीं ना कहीं लब्बो लुबाब पूरा ये है कि सबका साथ सबका विकास जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा करते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आलोक जी, वैसे तो चुनावी घोषणा पत्र में सारे जो भी वादे किए जाते हैं उसको बीजेपी ने खुद ने ऐसा भी मीडिया के सामने बोला है कि जिस तरह की ये बातें की जाती है उसको जुमले बोलते हैं। तो क्या लगता है ये जुमले ही साबित हो सकते हैं आलोक जी? देखिए ये आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। हर पार्टी जब भी पिछले चुनाव के अनुभव ये है जी, मेरा ऐसा मानना है, खास करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बने हैं, यदि उन्होंने जिनके लिए क्या, शुरू में हम लोग बेचैन रहते थे, मतलब मैं आपको समझता हूँ, हम कहते थे अरे भाई आपने ये लोगों से ले लिया, जनधन खाता खुलवा दिया, बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो कहते थे आप धैर्य रखिए, कुछ तो ऐसी चीजों को ठीक करने दीजिए। तो मेरा मानना है कि इसलिए जो दिया गया जनधन में, तो अब उनके खातों में, अभी जैसे किसानों के लिए कहा गया, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा सरकारें क्या करती है, कहती कुछ ये कर नहीं पाती, लेकिन यहाँ तो बाकायदा कहा गया कि 6,000 किसान का है, 3 साल ममता जी ने जो नहीं दिया, वो 18,000 भी तुरंत उनके बैंकों में, क्योंकि उसके उन्होंने बहुत लेट से अभी भेजे नाम भी, बिल्कुल चाहती थी कि मेरे थ्रू जाए जी का, और केजरीवाल जैसी जो पार्टियां हैं कि मुझे श्रेय मिले, इस चक्कर में योजनाएं जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये योजनाएं ऐसा वायदा नहीं है बिल्कुल किसानों को सबको देने का। अच्छा, किसान सबसे बड़ा मुद्दा वहां भी है, बात सही है, चाय बागान के लोग हैं जी, चाय दुकान, और मैं महिलाओं को वोट बैंक नहीं मानता, भावनात्मक है, वो धर्म में आस्था रखती है, धर्म में रखती है, तो वो मोदी का जादू चलता है, मतलब जी कह रहा हूँ कि जीतेंगे नहीं, हम भविष्यवाणी अभी बहुत 1 महीना बाकी है। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को वो एक लगता है कि हमारा दर, गैस यदि नहीं मिली है जी, पूछते हैं गैस तुम्हारे आई, वो पता चला कमीशन में खा गया, गैस नहीं मिल रही है, बिल्कुल तो सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हाँ जी, ये जो पॉइंट्स है, ये जो आपने कहा दूसरी पार्टियों से इसलिए डिफरेंट है कि वो उन वायदों को, पड़ोस में भी बिहार है, बिहार से कितना आदमी बंगाल जाता है, बिल्कुल हुआ वहां पर है, यदि असम में है तो वहां से नॉर्थ ईस्ट से बहुत लोग आते हैं जी, वहां मैं जानता हूँ पूर्वोत्तर का आदमी आज असम में, कल भी बात हुई जी, उनके घर 1.5 लाख रुपए में बन गए। ममता जी ने क्या किया, एक मेरी स्कीम है जी, अभी आयुष्मान भारत का जिक्र हर्षवर्धन जी, वही बात है, सही बात है कि आयुष्मान भारत यहाँ पर उन्होंने लागू नहीं किया, उन्होंने कहा मेरी एक स्कीम पहले से चल रही है, आयुष्मान में 5 लाख का यदि बीमा मिलेगा, किसी गरीब क्या किसी मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी उसका फायदा मिलता है।
जी जी जी। ऐसी स्कीम मुझे लगता है कि वो इम्प्लीमेंट पहले से क्योंकि कर चुके हैं कई जगह, हाँ बिल्कुल। का फायदा वो देंगे ही, ये नहीं ओके, फायदा वायदा रह जाएगा। ठीक है, हाँ यस, यही बात है आपकी कि ये खाली वादा नहीं रहना चाहिए। अच्छा हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि आयुष्मान भारत वहां पे लागू नहीं किया गया क्योंकि ममता जी ने बताया था कि उनकी खुद की ऐसी स्कीम वहां पे चल रही है जो आयुष्मान से अच्छी है, इसलिए वो लागू नहीं करते। किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है कैश का, वो भी बंद नहीं करते क्योंकि वहां पे भी वो बोलते हैं कि हम किसानों के लिए खुद कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा सवाल ये कि चुनावी जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने बोला है, वो अगर जुमला ना रह जाए तो आपको क्या लग रहा है कि इससे प्रभावित हो जाएंगे लोग, कि जिसके जैसे कि कैश मिल जाएगी हमको, हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे, जैसे देश भर में बोला गया था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ सकते हैं। बिल्कुल। आप ये देखिए कि आम आदमी की जो वोटर है उसको क्या चाहिए आज के समय में। जी आम जी वोटर ये चाहता है कि उसको जो है रोटी कपड़ा मकान, जो ये बुनियादी आवश्यकताएं ये पूरी हो। अब बिल्कुल। जैसे हम देखें देश भर में उज्ज्वला योजना की बात की, सब पहले जी जी। सब मजाक करते थे कि ये क्या हम्म है। आप हम्म देखिए इसका प्रभाव जो है कितना है। आलोक जी ने अभी कहा कि जनधन खाते की बात, तो जनधन हम्म। खाते का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव देश के अंदर हुआ है। इसके जी। अलावा आयुष्मान भारत जो है, इसमें जो है 5 लाख तक का जो इलाज वगैरह हाँ की यस बात की यस। गई है, इसका भी बहुत व्यापक प्रभाव जो है देश के अंदर देखने को नहीं मिला पर है। हर्षवर्धन जी, आपने जो बताया उज्ज्वला योजना की बात करी, मैं आपको इसलिए बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि वहां पे अगर महिला वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन आज पूरे देश का माहौल ये भी देखने को मिल रहा है कि महंगाई की वजह से लोग दूसरी बार रिफिलिंग करवाते नहीं, 8-8 महीनों से रिफिलिंग नहीं करवाते, और महिला वोटर्स है वो खुद ही परेशान देखने को मिल रही है। देखिए वो तो बात दूसरी है, देश के हम्म। मुद्दे जो है वो अलग से हैं और जो आपके जी। स्थानीय मुद्दे हैं, क्योंकि अब हाँ। हो क्या रहा है देश में जो चुनाव है वो लोकसभा के चुनाव जो है अलग तर्ज पर हो रहे हैं और राज्यों के जी। चुनाव जो है अलग तर्ज पे हो रहे सही हैं। बात है, तो हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ये कर रही है कि हम्म। अब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना जी कहीं जो बंगाल से जुड़े, जो राज्य के वोटर से जुड़े सवाल हैं उनको भी जी। आगे लाने की कोशिश कर रही है अपने घोषणा हम्म। पत्र में। तो इस घोषणा पत्र में जो है इस सबकी को देखा जाए तो हर तबके का जो है ध्यान रखने की कोशिश की गई है। जो सबका साथ सबका विकास है वो बिल्कुल। दोहराने की बात की गई, और मुद्दा जी। जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो जो है गेम चेंजर नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन जी, पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो क्या, वो आम जनता जो है वो कंपैरिजन करेगी कि अगर लोग केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो जितने वायदे करती है और उस वायदे में अगर खरे पूरे नहीं हो रहे, तो पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भी डिफ्रेंशिएट करेगी कि नहीं करेगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभी इस बारे में तो अभी कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी जी। थोड़ा टाइम है हम्म। और कई चरणों में जो है बंगाल में जो है इलेक्शन होना है। और हाँ कल भी मैंने हाँ आपके उस पे कहा था कि जी। व्हील चेयर पे जाने के बाद थोड़ा सा मुद्दे जो है यहाँ पर बदल रहे हैं। ओके। तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस घोषणा पत्र को जनता के बीच ले जाने में भारतीय जनता पार्टी किस हद तक कामयाब हो पाएगी ये तो मतलब हाँ यस। भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जी। कहीं ना कहीं जो उनके हम्म कार्यकर्ता हैं उनको हम्म। जो है मजबूती के साथ अपनी बात जो है रखने की जरूरत होगी, और वोटर के दिलो दिमाग को वो कितना प्रभावित कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। अच्छा आलोक जी, वैसे तो पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे कि बहुत बुद्धिजीवी लोग भी वहां पे रहते हैं। अब मेरा सवाल ये कि क्योंकि मैं नेशनल मुद्दों को इसलिए इसके बीच में डाल रहा हूँ क्योंकि अभी जो इंसिडेंट्स बन रहे हैं, जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी में 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया, 2 प्रोफेसर ने, और उनके लिए जो स्टूडेंट है जो वो भी आंदोलन कर रहे हैं उनको वापस लेने के लिए। तो ये मैसेज जा रहा है कि अगर एंटी गवर्नमेंट कोई बंदा जा रहा है, कोई भी देश का नागरिक है, तो सरकार जो है उसका रुख ऐसा रहता है कि उसके सामने कोई भी एक्शन लिया जाए। तो देखिए इसके मुकाबले क्या लग रहा है? देखिए ऐसे में ये सही है कि वहां पर जो एक वर्ग है जो लेफ्टिस्ट रहा है, जी बुद्धिजीवी जैसा आपने कहा, या जैसे आप जी। महंगाई को लेकर के, हाँ वर्ग मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखिए वो कोई लहर को हम और आप कोई ऐसा भविष्यवाणी करना या उनकी पार्टी के सही लोग बात। करते हो। जी हम तो मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 200 सीट आएगी या 180 आएंगी, जी। आएगी। मेरा मतलब है कि लेकिन जो एक परिवर्तन का जो माहौल है बिल्कुल। वो आपकी बात ठीक है, शिक्षा का मुद्दा। लेकिन मैं इससे पहले एक लाइन और कहूंगा जो हमारा जी समय कम होता है। आपने महिलाओं का गैस का बताया, जी आप भी पुराने पत्रकार हैं और जी। मैं बहुत ही जमीन को कहना सही बात है। भी रहता बिल्कुल। हूँ मुझे टच में। जी इसको ये सही है कि जहाँ गैस महंगी पेट्रोल महंगा वो थोड़ा सा कटता है। जी। ज्यादा परसेंट किनका है? जिन परिवारों में, गरीब परिवारों को सिलेंडर मिलता है वो जी। सोचता क्या है कि आज मेरे यहाँ हस्बैंड, मेरे दामाद, मतलब जो भी परिवार के हमारे यहाँ परिवार का कोई दामाद आ रहा है कि बच्चा आ रहा है या जी। मेरे घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, तो मैं इसको लगता है मेरे घर में गैस है। मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ आपको। जी जी जी। आप और हम लोग तो बाजार से मंगा लेंगे ना ऑर्डर करके। सही बात है, हाँ यस। वो क्या कहता है कि मेरे घर में सिलेंडर है, मैंने हाँ बिल्कुल। पे इम्पावर हाँ यस यस। महिलाओं के लिए जो है मैं इसकी प्रैक्टिकल, जैसे पहले स्टोव होता था, गैस नहीं आई थी तो हमारे घर में क्या था कि भाई पहले चूल्हे पर बन रहा है। ओके हाँ यस। आज अभी हमारे गुजरात से कोई आया हुआ है भाई, तो अरे आज इसको जल्दी से चाय जाना है भाई, अभी तो पहले स्टोव पे बना दो।
बिल्कुल। उस समय स्टोव पे बनाई जाती थी, या हाँ। जब गैस आ गई तो गैस को भी, अभी गैस की पहले कितनी कमी थी, जी जी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी उस देश में जब हमने गैस से दिल्ली में अभी आई, हाँ, यस यस। तो ब्लैक में हमें भी लेना पड़ता था, और तब भी बिल्कुल। 500-800 रुपया रेट होता था महंगा। हाँ, सही में। आज जो रेट है वो तो हम्म, मतलब सस्ता भी मिलता है, महंगा जी हो जी गया जी। 40 हाँ साल में। तो हाँ ये गैस की बात ये सही है कि कुछ लोग कहते हैं कि रिफ्यूज नहीं होता, हाँ, बिल्कुल। तो उसके घर में है वो जब जरूरत होती है, वरना बाकी वो पुराने जो साधन है उससे लकड़ी जी जी, लाएगी, उससे भी करेगी, कोयले से भी करेगी, कुछ बिल्कुल। करेगी, और इसके बाद गैस से करती है। जी जी जी, तो एक गैस मिलना ही, घर में रखना एक उनके लिए गौरव का चिन्ह हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा बच्चा स्कूल गया, वो उसमें उसको पढ़ाई हुई, खाना मिल गया, हम्म। हमने स्कूल के लिए कहा है। जी जी ये जी। एम्पावरमेंट है, किसान को हाँ, यस। 6,000 से खाद और हाँ बीज मिल जाएगा तो काफी है ना, हाँ, बाकी बिल्कुल। तो जमीन में जो मिलेगा उससे उसको मिल जाता है, हाँ, सही बात है। और बीज का पैसा ही ज्यादा है, बाकी तो मेहनत है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हरियाणा पंजाब का किसान कह सकता है 6,000 तो मैं तो एक दिन में दारू पी लूंगा, तो हाँ, बिल्कुल। आप शराब पी सकते हैं, लेकिन 6,000 में आपको 2 एकड़ वाले का बीज आ जाता है। हाँ, बिल्कुल के सही लिए बात है। 18,000 तो एकदम लॉटरी खुल जाएगी बंगाल के लिए। जी जी जी। बिल्कुल। अच्छा, अब हर्षवर्धन जी, ग्राउंड लेवल पर तो वैसा होता है जैसे चुनाव के दौरान या चुनाव के अगले थोड़े समय से पहले, जैसे कार्यकर्ता लोग होते हैं वो जाते हैं आम जनता के बीच में, और पैसों का वहीवट भी होता है, वहां पे पैसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं और वोट खरीदने के लिए। तो ये तो चुनावी पत्र के अंदर डायरेक्ट बोला गया कि हम किसानों को 6,000 रुपए देंगे, तो एक तरह से प्रलोभन ही हुआ। लीगल भी तो है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन जी। जी को कह रहे हैं ना। जी, बोलिए हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी सुन रहे हैं? हर्षवर्धन जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, आप ही जवाब दे दीजिए। आवाज लगता है। हाँ, मेरा मानना है ये सही है आपकी बात है, पैसा बढ़, लेकिन इसको इसलिए देखिए, मैंने पहले भी जो आपको कहा, जो इसकी, वरना तो क्या है, चुनाव में तो ये तो अवैध घोषित हो सकता है, चुनाव में यदि आप कोई ऐसा प्रलोभन देते हैं। ये जी योजनाएं जो पहले से 5 साल से लागू है, जी। आप यदि खाली कहते हैं कि हम इसको लागू करेंगे, ये प्रलोभन नहीं है। 18,000 रुपया भी 6,000 तो जाना ही था, सबको किसानों को मिला ना, कितने करोड़ किसानों को मिल गया। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा यदि बकाया है, कोई नहीं मिला 5 साल पहले का, कोई प्राइवेट फंड है या कोई भी किसी सरकार से पैसा मिलना है, बैंक से भी, जी जी। तो वो यदि मिल रहा है तो वो, हाँ ये ठीक है, पैसा चल रहा है, 300-400 करोड़ तो अभी जब्त हो चुके हैं तीनों चारों राज्यों में, चुनाव आयोग सही बात है आपकी। जो जी। केस बांटने वाले हैं वो अवैधानिक है, मैं मानता हूँ कि प्रलोभन गलत है। और लेकिन ये हाँ। जो वायदे हैं इसके साथ में कि चुनाव में जीतने के बाद वो देंगे, वो ऐसा नकद आपको नहीं है, वो आपके खाते में जा रहा है, जो वैधानिक रूप से उसका हक था, जो 3 साल हाँ, से बिल्कुल उसको सही हक है। नहीं मिला, वो दिया जा रहा है। जी मेरा ऐसा जी मानना है जी कि इस तरह के वायदे होने चाहिए जो आप इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, बिल्कुल सही है। कुछ वायदे करने में टाइम, सड़क बनने में, पुल बनने में टाइम लगेगा, जहाज पहुंचने में टाइम लगेगा, हवाई जहाज जाने में टाइम लगेगा, वो यस। मान सकता हूँ, वो वायदे 5 साल में पूरे होंगे ना। हाँ, लेकिन बिल्कुल। 2-3 वायदे 33% सीए, और ये तीसरा इस तरह किसानों का जो जी जी। 18,000 मिलना है, हाँ, यस। तो इमीडिएटली मिल जाएगा, सरकार में आने के 3 महीने के अंदर लोगों को दिया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा हर्षवर्धन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा हर्षवर्धन जी, आपसे वही सवाल था मेरा किसानों के लिए। वैसे अभी दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं इतने दिनों से, और वो भी मुद्दा वहां पे चर्चा में है क्या? क्योंकि वहां के भी किसान लोग हैं, उसमें भी चर्चा होती होगी कि अगर किसानों को केंद्र सरकार जो है वो अगर राहत नहीं दी पा रही है, तो हमारे खाते में पैसे डालने की बात करे तो भरोसा करेंगे? हर्षवर्धन जी। जी, वो मुद्दे तो हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि केवल जी। पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो केवल आंदोलन वगैरह कर रहे हैं। आप देखिए कि जी। देश भर में और जगह भी जो है कहाँ कहाँ हाँ, पर किसान आंदोलन की गूंज आपको दिखाई दे रही है, सही कहीं बात है। सुनाई नहीं दे रही है। तो जी ये तो बस एक ऐसी बात है कि मतलब पंजाब और हरियाणा किसान जो है वो दिल्ली में मानेंगे, क्योंकि देश इतना बड़ा है, और बंगाल तो वैसे भी कहाँ कहाँ तक फैला है आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हो क्या रहा है कि आप देखिए कि राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे जो है वो अलग हैं, और जी। स्थानीय स्तर पर सानी जो मुद्दे, चुनाव है हाँ बिल्कुल। उनके उनके मुद्दे जो है अलग हैं, और राज्य स्तर पर जो चुनाव हो रहा है वो अलग है। कई बार आपने देखा होगा कि केंद्र स्तर पर जो है अन्य सरकारें आ रही हैं, और राज्य स्तर पर वोटर को पता है। साथ ही हाँ, एक यस। बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आज का वोटर बहुत बड़ा समझदार है। अब जी। उसको आप कुछ बातें कहकर ऐसे करके बरगला नहीं सकते हैं पहले हाँ, की बिल्कुल तरह। बिल्कुल। अब जी। जो है वोटर समझ रहा है कि अगर नगर निगम का चुनाव हो उसे किसे वोट करना है, हाँ, राज्य का यस। चुनाव है उसे किसे वोट करना है, और जी। केंद्र स्तर पर अगर चुनाव हो, लोकसभा क्या चुनाव हो, वहां हाँ, पर बिल्कुल। किसको करना है। तो कहीं ना कहीं वोटर की समझ भी जो है हाल के वर्षों में जो है वो थोड़ा सा बड़ी है, और समझ भी काफी बड़ी है, मेरा कहना है ऐसा। अच्छा हर्षवर्धन जी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? जैसे कि चुनाव आने से पहले जैसे बीजेपी अगर चुनावी दाव खेल रही है, तो
टीएमसी ने भी दाव खेले, टीएमसी में ममता बनर्जी ने वहां पे सरकारी भर्तियां यानी नौकरियां भरना भी शुरू कर दिया था, वो भी घोषणा की थी उन्होंने। घोषणाएं तो बहुत की थी, जी लेकिन वाम शासन का जब सफाया हुआ था उसके बाद से ममता जी ने बहुत सारी घोषणाएं की थी, जी जी लेकिन जी। वो घोषणाएं जो है पूरी नहीं हो पाई। अब कहीं हम्म। ना कहीं उन्हें भी एक खतरा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव होकर वहां पर हाँ ओके। प्रचार कर रही है और अपना अब जी घोषणा पत्र भी आ गया है। हालांकि टिकटों के चयन में थोड़ा सा पार्टी पिछड़ के रह गई, हमने जी। देखा था। उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी ने बाजी मार ली, लेकिन उसके जी बाद से हम देखें तो हम पाते हैं कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से बहुत तेजी के साथ मतलब अपना सही बात है। मैनिफेस्टो लेके आई है जी और जी। किस तरह की बात करी है उन्होंने, उसको हम्म। अगर हम आज के इस मैनिफेस्टो को देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ममता बनर्जी को भी अपनी थोड़ा सा रणनीति जो है ओके। बदलने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। और जो ग्रामीण अच्छा। स्तर पर उनका हाँ जी जबरदस्त जी। पकड़ है ममता दीदी की, अच्छा। उसको भारतीय जनता पार्टी अगर कैश कराने में कामयाब हो पाती है और उग्र हम्म। हिंदुत्व की जो राजनीति है वो अगर हम्म। यहाँ पर बंगाल में परवान चढ़ती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बंगाल में भाजपा का कमल भी जो है खिल सकता है। ओके आलोक जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि अभी बीजेपी में जैसे टिकट देने की बात करी गई, तब बहुत लोग नाराज देखने को मिले और उन्होंने कई कार्यालयों पे तोड़फोड़ भी कर दी। तो इस तरह का माहौल अगर बीजेपी में देखने को मिल रहा है तो वो जो नेता है वो बीजेपी को नुकसान करवाएंगे, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि आपने भी देखा होगा, गुजरात में भी किसी को टिकट नहीं हाँ हाँ। मिला तो जी लोग लड़ने झगड़ने आ जाते हैं। जी। तो वहां पर अब लग रहा है कि सत्ता में आ रही है तो थोड़ा उसका असर है। तो ओके। पार्टी के वर्कर, लेकिन क्या सेबोटेज ऐसा नहीं होता जो आप टेक्निकल अनुभव देखें। जी क्या कहेगा, अच्छा भैया हर्षवर्धन जी आप जाना चाहो तो जाना, मत जाना, बस। जी। आप असहयोग ही कर सकते हैं ना, सही बात है। ये नहीं करते कि आप अच्छा ठीक वहाँ वोट ही मत डालना या वोट मत डालने देना, वहां से पहले खड़े हो जाना। वो नाराजगी आई है और वो सही है। जब टीएमसी थे असल में उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि हाँ बिल्कुल। कुछ लोग जो, लेकिन जो और बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर लेगी। वो दूसरा नहीं करे, या लेकिन संघ के लोग जो रहे हैं जो इतने हाँ बिल्कुल। से काम कर रहे थे, जी जी जी। बीजेपी के लोग भी जो संघ से भी, आरएसएस का एक बहुत बड़ा रोल वहाँ रहा है, जी जो पिछले 10-15 वर्षों से वहाँ काम करता था। जी जी। इसका फायदा ही, अब ये बात हर्षवर्धन ने शुरू में कही कि मैं उनसे समर्थन कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज है ये लोगों तक पहुंचाना, लोगों के घर, जैसे अभी उन्होंने कहा था एक एक गुत्थी सबसे अनाज दिया जाएगा, जी इतना सार्थक है। जैसे जो आपके यहाँ तो खास करके अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम चलाई थी, हाँ बिल्कुल। पन्ना प्रमुख वाला। जी जी जी। ये खतरा हाँ है पेज कि प्रमुख। पश्चिम बंगाल थोड़ा सा नया प्रदेश है, ओके। वहाँ हर मोहल्ले में आपका इतना प्रभाव नहीं होगा, ये मानना चाहिए। सही बात है। जी और कम्युनिस्ट पार्टियों के भी गढ़ हैं, हाँ बिल्कुल। इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हर्षवर्धन जी ने कहा कमल खिले, कमल तो बढ़ेगा, लेकिन आज की तारीख में मैं भी अभी भी घोषणा करना ठीक नहीं है। हाँ सही बात है। सत्ता में आ रही है, जी जी जी। सत्ता में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ममता का, आलोक जी आपको डाउट है बीजेपी सत्ता में आ रही है? डाउट नहीं है, मेरा कहना कि हम और आप जिस चैनल पर बैठे हैं, हाँ कहें कि आ ही रही है, लेकिन हाँ ये सही है कि यदि कम्युनिस्ट खत्म हो रहे हैं, ममता जी का पलड़ा खत्म हो रहा है, तो बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ ही जाएगी। जी जी जी। और कैसे भी करके वो सरकार बना सकती है, अगर थोड़े भी आंकड़े मिल जाते हैं तो वो सरकार बनाएगी। ममता कमजोर ऐसा नहीं होगा कि वो 5 सीट आ जाए जैसे कांग्रेस का होता है कि 2 सीट आई, अमेठी में हार गए, अब हार सकती है। आज शिशिर, ये बहुत पॉइंट है आज अंत में, शिशिर अधिकारी ने अमित शाह जी की वो भी जुड़ गए, ज्वाइन किया। जो गढ़ रहा है उस इलाके में, उनका परिवार खानदान वहां रहा है। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग की चुनौती क्या थी कि अधिकारी यहाँ रहने वाले नहीं, नंदीग्राम। अब उस इलाके में ये कहना कि उनके खानदान रहता था, हाँ यस, सरदार पटेल रहते, आप कहते उनके परिवार का सदस्य तो यहाँ था, ऐसी स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आलोक जी, आपने जब संघ की बात करी तो आज आपको न्यूज मिले होंगे कि होश वाले जी आज सर संघ वाहक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं संघ में, और उनका ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम दिखा है। पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, केरल हो, तीनों जगह पे देखने को मिला, तो उसकी भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल, मेरा मानना है। देखिए उस मामले में बोले जी जो है, दत्ता जी जिनको हम उस तरह से कहते हैं, दत्तात्रेय जी, वो उनका बहुत संगठन में कई वर्षों से काम है। बिल्कुल। खास करके पूर्व के क्षेत्रों पर भी काम है, और उनकी जो पूरी टीम है जी, में भी उनकी भूमिका पहले भी रही थी। जैसे ये लोग संघ के लोग तो ज्यादा तो सामने आकर के नहीं काम करते जी। मेरा ऐसा मानना है कि उनका या मोहन भागवत जी का, हाँ यस, देखा जाए तो भाई मोदी जी और तो उसी में से संघ से ही आगे बढ़कर के आए हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बंगाल के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं जी। तो वर्कर के हो सकता है कि हाँ, अब उनके पास जो ममता जी के पास नाम भी नहीं होंगे। हाँ, तो आलोक जी अगर बीजेपी को सत्ता मिलती है तो संघ की वजह से मिलेगी, संघ का भी योगदान मिलेगी विकास के नाम पर। हाँ सही बात है, विकास पार्टी या जैसे लोग कहते हैं धर्म के नाम पर, या जी जी जी, मानना है कि विकास जो मोदी जी भी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए ये ठीक है कि जय श्री राम बोलना, लेकिन जय श्री राम तो विकास की, राम राज्य की बात है। जी जी जी। और जय श्री राम अयोध्या की या हिंदू भावनाओं की बात है।
जी राष्ट्रीय मुद्दा ये है कि विकास वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, रोजगार, आरक्षण में भी ममता जी ने कई जातियों को आरक्षण छोड़ दिया। बात सही है आपके। हाँ, यस यस, कहा है कि हम आरक्षण देंगे उन सबको जो छूट गए। ओके, ठीक है, ठीक। अच्छा हर्षवर्धन जी, ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में ज्यादातर गुजरात गुजरात बोल रही है, बाहर के लोगों की बात कर रही है, तो कितना इंपैक्ट करेगा? क्योंकि गुजरात गुजरात को बार बार हाईलाइट करने की क्या वजह लग रही है? और दूसरा सवाल भी आपको साथ में पूछ लेता हूं, जैसे दिलीप घोष जी ने बताया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो जोखिम नहीं उठाने की वजह क्या लग रही है आपको दिलीप घोष की? देखिए, ऐसी बात तो नहीं है कि वो जी चुनाव मैं नहीं जा रहे हूँ। पार्टी की अपनी कोई रणनीति होती है, एक जी। स्ट्रेटेजी के तहत भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लड़ रही है और अपने तरीके से जो है अपनी हम्म बिसात वहां पे बिछा रही है। उसमें संघ भी जो है पूरी हम्म। तरह से मदद कर रहा है। इस बात से मैं जी। सहमत हूँ आलोक जी की। लेकिन हम्म जहां तक दिल्ली घोष जी की बात है, अभी 1-2 दिन पहले जो सभा हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने खुद ये संकेत दिए हैं कि वो हम्म। शायद हो सकता है अब ये, मुख्यमंत्री। हाँ, ये एक हाँ ये। संकेत है। अगर उनके भाषण जी। को अगर हम डिकोड करें और उसको हम्म। समझने की कोशिश करें तो साफ तौर से लग रहा है कि दिलीप घोष जो है एक चेहरा हो सकते हैं। कई बार ओके, पार्टी मुख्यमंत्री का तो वैसे तो बीजेपी के कोई चेहरा है नहीं, लेकिन दिलीप घोष जी आपको लग रहा है आपके अभ्यास से कि हाँ दिलीप घोष वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं? संभावित प्रत्याशी वो हो सकते हैं। और जी। अगर पार्टी यहाँ पर अच्छी स्थिति में पहुंच सकती है तो उसके बाद हो सकता है, जैसा कि कई राज्यों में देखा, हम हाँ कई राज्यों में पार्टी अपना प्रत्याशी कई बार घोषित नहीं करती। और अभी तो हाल के वर्षों में हम देखें 2014 के बाद जी से जी जी। कई जगह पार्टी ने जो है अपने प्रत्याशी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित नहीं किया। उन्होंने हम्म। प्रधानमंत्री मोदी ही जो है ट्रम्प कार्ड रहे भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल, हाँ, और जी मुझे जी लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे जी। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही ममता बनर्जी की मुख्य लड़ाई है। ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरीके से नहीं नहीं जानती नहीं, हैं। आलोक जी, आप जैसे हर्षवर्धन जी ने बताया वैसे टीएमसी से लड़ाई बीजेपी की, लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी की लड़ाई टीएमसी और जो आपने बोला लेफ्टी कम्युनिस्ट की बात करी, तो उनका उनके साथ भी लड़ाई है ना? बहुत ज्यादा, मैं तो मान रहा हूँ कि देखिए वो बड़ा कड़ा संघर्ष है, लेकिन हाँ लेफ्टिंग बहुत कम अब धीरे धीरे खत्म हो गए। अब ओके। सीताराम येचुरी या करार या इन सब का महत्व रह नहीं गया है, जी जी जी। और इसलिए उसका एक बिल्कुल। जो थोड़ा बहुत प्रभाव है, और वो कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि उसका गठबंधन किनके साथ हुआ? बिल्कुल। पार्टी के साथ हुआ है जो मुस्लिम के नाम पर नेता ये कहता हो कि 30 करोड़ जी लोग जी मारे जाएं, तो कोई जी। बात नहीं, मैं तो प्रार्थना करता हूँ खुदा से कि जो है वायरस ऐसा आ जाए कि मर जाए। बिल्कुल। पार्टी के साथ कांग्रेस कम्युनिस्टों का जो समझौता है जी। ये उनके लिए और भी भविष्य के लिए भी खराब साबित होगा। हाँ सही बात है। उनके मुस्लिम वोट मिले न मिले, लेकिन उससे ज्यादा लोग अंदर से इस बात से नाराज हो जाएंगे ओके। आप ऐसी पार्टी के साथ समझौता किया। हाँ, लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक निश्चित रूप से चुनौती के चुनाव है, इसीलिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। लगातार प्रधानमंत्री खुद इतना अभियान कर रहे हैं और बिल्कुल। और दिलीप घोष वाली बात पे जोड़ दूं, देखिए दिलीप, आपको जो प्रदेश के अध्यक्ष है या जब नेता होते हैं, कई बार हाँ भी होता है तो उससे कहा जाता है कि तुम सब इलाकों में घूमोगे, चुनाव में न लड़ो। कांग्रेस भी स्ट्रेटेजी के तहत करती थी ऐसा। हाँ सही बात है और जी। फिर उसको चुनाव में उसको स्वतंत्रता रही, ऐसा चुनाव होता है जहाँ उनको कुछ करना ही नहीं है। अब बात सही है अपने आप मोदी जी 2 बार सूरत गए होंगे और जीत जाएंगे जी। तो वो अलग बात, लेकिन ये माना जाता है कि वो वहां से फ्री रहेंगे। तो ओके। खुशी का न लड़ने का कारण ये है जी जी जी। वो कई इलाकों में जाकर के पार्टी को हाँ मजबूत चेहरे ये सही बात है। को पन्ना प्रमुख है उनका काम देखेंगे ना। हाँ वो निरीक्षक तो रहेंगे, लेकिन उन्होंने बोला ऑब्जर्वेशन तो करेंगे। लड़ते हैं तो वो फिर ठीक है आलोक जी। ઓકે આલોકજી, यहाँ पे समय कम पड़ रहा है, लेकिन दर्शक मित्रों चर्चा नहीं समाप्त કરીશું। પશ્ચિમ બંગાળની ચર્ચા હજી પણ આગળના દિવસોમાં જોવા મળશે, કારણ કે ઘણા એવા મુદ્દાઓ છે જેની પર હજી પણ ઘણો સમય ઓછો પડી રહ્યો છે, કારણ કે ત્યાં અત્યારે રાજકીય હિંસાઓનો જે દોર જોવા મળ્યો હતો, ત્યારબાદ ચૂંટણી પ્રચાર જોવા મળી રહ્યો છે, અને એમાં વડાપ્રધાન પોતે પણ ચૂંટણી પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને એકબીજા પર વાદ પ્રહારો કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। ટીએમસીના મમતા બેનર્જી હોય કે પછી ભાજપ તરફથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કે પછી અમિત શાહ હોય, અને જે ચૂંટણી જંગ જે અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે તે ખૂબ જ રસપ્રદ જોવા મળી રહ્યો છે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર। જોવું રહ્યું કે હવે પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજેપી કમ્યુનિસ્ટની જેમ મમતા બેનર્જીએ જે રીતે જીત હાંસલ કરી હતી એ રીતે મમતા બેનર્જી સામે એટલે કે ટીએમસી પર જીત બીजेपी हासिल કરી શકે છે કેમ, તેની પર સૌ કોઈની નજર કેન્દ્રિત રહેશે। આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ। ચર્ચા में आपने भाग लिया इसलिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। तो फरी મળીશું દર્શક મિત્રો લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।